हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग चलने वाले हैं आर्टिकल 14 यानी 14। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक का कवर करेंगे। तो आर्टिकल 14 से 18 का आता है समानता का अधिकार, 19 से 22 का आता है स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 का आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 का आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 से 30 का आता है शिक्षा एवं संस्कृति, 32 का आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे हम लोग चलेंगे। आर्टिकल 14 का आता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता में दो प्रावधान दिए गए। एक प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है, जिसे विधि के समक्ष समानता। दूसरा है विधियों का संरक्षण। विधि के समक्ष जो समानता है, इसमें कहा गया है जो विधि होगा, कानून होगा, लोगों के लिए होगा। विधियाँ सभी के लिए समान होगी और यह एबी डाइसी का सिद्धांत पर आधारित था। यह एक नकारात्मक सिद्धांत था। यह देखने में आपको समान लगेगा, बट इसका परिणाम निगेटिव आता है। लेकिन विधियों का जो संरक्षण की बात करें तो यह अमेरिका से लिया गया। ये परिस्थिति के अनुसार न्याय का सिद्धांत देता है। यह सकारात्मक भेदभाव का सिद्धांत देता है। यह एक पॉजिटिव सिद्धांत है। यह देखने में भले ही असमान लगे, बट इसका परिणाम पॉजिटिव आता है। फ्रेंड, आगे चलते हैं। फंडामेंटल राइट में कुछ विवाद है और इन विवादों को हम लोग देखते हुए चलेंगे ताकि सारे जो है उसमें कवर हो जाएं। इसे कहता है मौलिक अधिकारों की जो संकल्पना है एब्सोल्यूट न होकर क्या है, रिलेटिव है, यानी पूर्ण न होकर क्या है, सहसंबंधित है। विधि के समक्ष समानता के अपवाद हम लोग जानेंगे। अपवाद क्या है? अपवाद में आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल ये अपवाद में आ जाएंगे। जैसे कि क्या अपवाद है राष्ट्रपति और राज्यपाल के, आगे चलेंगे हम लोग। कहता है राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान कोई भी फौजदारी मामला नहीं चलाया जाएगा। अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल कार्यकाल में है तो उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चलाया जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें एक और बात कही गई है कि जैसे दीवानी है, दीवानी मामला उन पे हो सकती है दर्ज, लेकिन उसके लिए देर से उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि पहले 2 मंथ का नोटिस उनके पास जारी करना पड़ेगा, 2 मंथ का नोटिस उनके पास देना पड़ेगा, उसके बाद अब दीवानी मामला दर्ज कर सकते हैं। यह जो है आर्टिकल 361 के तहत फ्रेंड, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान जो क्रिमिनल केस नहीं हो सकता, यह आर्टिकल 361 के तहत होगा। आर्टिकल 361 के तहत होगा फ्रेंड। उसके बाद आगे कहता, आगे और भी अपवाद है। सारे अपवादों को हम लोग देखते चलेंगे। राष्ट्रपति और राज्यपाल के निर्णय के प्रति न्यायालय में कोई जवाबदेही नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के निर्णय के प्रति न्यायालय में कोई जवाबदेही नहीं रहेगी। उसका नेक्स्ट कहता है संसद सदस्यों, संसद में कही गई बात के लिए, इस बात को थोड़ा ध्यान देना है, संसद में कही गई बात के लिए जवाबदेही नहीं होगा। यह आर्टिकल 105 के तहत है। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल के सदस्य विधानमंडल में कही गई किसी बात के लिए न्यायालय में जवाबदेही नहीं होगा। यह आर्टिकल आपका 194 के तहत है। यानी विधानमंडल में कोई भी बात अगर कहता है तो उसके लिए वह जवाबदेही नहीं होगा। आर्टिकल 14 का और भी उल्लंघन है, जैसे कि नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 39 का बी और 39 का सी, इसे लागू करने के लिए आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया जा सकता है। उसका तो और भी अपवाद है, जैसे कि वियना समझौता 1961 के तहत जो कूटनीतिज्ञों को विशेष प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है। इसके तहत कूटनीतिज्ञ के खिलाफ कोई भी कानूनी या फौजदारी मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के लोग हैं, कूटनीतिज्ञ, उनके ऊपर किसी भी प्रकार के कानूनी मामला हो या फौजदारी मामला हो, उनके ऊपर दर्ज नहीं किया जाएगा। इनका जो कार का नंबर प्लेट होता है ब्लू कलर का होता है। फ्रेंड, आगे चलते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है? राज जो है, आर्टिकल 12 वाली जो राज है उसके बारे में बात। 15 कहता है राज किसी भी नागरिक के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी 5 चीज़ों के आधार पर वह भेदभाव नहीं करेगा। यानी जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
या आर्टिकल या 15 में या 15 के क्लोज 1 में इसको बोल सकते हैं। लेकिन अगला कहता है कि आर्टिकल 15 के क्लोज 2 कहता है राज्य या व्यक्ति। आर्टिकल 15 का क्लोज 2 कहता है राज्य या व्यक्ति। जो राज्य है आर्टिकल 15 के क्लोज 2 कहता है राज्य प्लस व्यक्ति किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जैसे कि फ्रेंड आपको जैसे दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों में सार्वजनिक मनोरंजन में प्रवेश के लिए भी यहाँ भेदभाव नहीं करेगा। यानी किसी भी होटल में खाने के लिए, सार्वजनिक भोजनालय में आप खा सकते हैं, सार्वजनिक मनोरंजन में प्रवेश कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश के ऐसा 5 चीज़ों पर आपका भेदभाव नहीं करेगा। और आगे कहता है पूर्णता या अंशता। पूर्णता यानी पूरा और अंशता राजनिधि से पोषित जिसमें सरकार का पैसा लगा हो, कुआं हो, तालाब हो, सार्वजनिक समागम के स्थान हो के उपयोग में भेदभाव नहीं करेगा। आगे चलते हैं 15 का क्लोज 3 कहता है, यह अपवाद है 15 का, और इसमें कहता है 15 के क्लोज 3 में यह महिला और बच्चों के लिए क्या करेगा, विशेष प्रावधान कर सकता है। यह महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 15 का क्लोज इसका 15 के अपवाद है। महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005, और इसमें महिला आयोग का भी गठन कर सकता है। आगे चलते फ्रेंड, आगे क्वेश्चन कहता है 15 का क्लोज 4 को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। 15 का क्लोज 4 को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। इसमें केस आता है, एक केस आता है जिसमें था चंपकई दोहराई राजन केस। चंपकई दोहराई राजन केस वर्सेस मद्रास राज्य में कहा गया कि चंपकई दोहराई राजन ने क्या किया, मद्रास राज्य में इसने क्या क्या केस कर दिया। इसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में केस किया और इसने कहा मेरे साथ आर्टिकल 15 का 1 और 29 का क्लोज 2 आदि का उल्लंघन का हवाला दिया। इसने कहा मेरे साथ जो है 15 का क्लोज 1 और 29 का क्लोज 2 का उल्लंघन हुआ है। राज्य ने क्या किया, 46 का हवाला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, राज्य के आरक्षण को गलत साबित किया और राज्य ने इसके विरुद्ध में प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से 15 का क्लोज 4 जोड़ दिया। 15 के क्लोज 4 कहता फ्रेंड SC, ST सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। यह शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है। 15 का क्लोज 4 जो है शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है। उसके बाद कहता है आर्टिकल 15 का क्लोज 5 है, यह 93वें संविधान संशोधन 2005 के माध्यम से जोड़ा गया। इसमें कहता है उच्च शैक्षणिक संस्थान जैसे कि IIT हो गया, IIM हो गया, IIMS हो गया, इसमें आरक्षण मिलेगा। आरक्षण किस आधार पर दिया जाएगा, तो जैसे SC, ST सामाजिक शैक्षणिक वर्ग यानी कि जो पिछड़े हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े उनके लिए इसमें विशेष प्रावधान करता है, उनको आरक्षण दे सकता है आर्टिकल 15 का क्लोज 5 के अंतर्गत। आर्टिकल 15 का क्लोज 6 कहता है कि इसे संविधान संशोधन 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से जोड़ा गया। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों के लिए यानी कि EWS के लिए, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, इनको क्या 10% का आरक्षण दिया जाएगा। 115 का क्लोज 6 के अंतर्गत कहा गया 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया था और EWS के यहाँ 10% का आरक्षण का प्रावधान कर दिया। आगे आपका 16 आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता कैसे, तो आर्टिकल 16 का क्लोज 1 कहता है राज्य के अधीन किसी रोजगार में अवसर की समानता। अगर राज्य के अधीन है तो किसी भी रोजगार में उसको समानता मिलेगी, जैसे नियुक्ति करना हो, इम्प्लीमेंट करना हो या नियोजन करना हो यानी इम्प्लीमेंट करना है, उसमें आपको समानता मिलेगा। उसके बाद आर्टिकल 16 का क्लोज 2 कहता है किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, जाति, यहाँ पे 2 चीज़ ऐड हो जाता है जिसको बोलते हैं उद्भव और विकास, क्योंकि 15 के क्लोज 1 और 15 के क्लोज
2 में हम लोग पढ़ चुके हैं धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान और जाति। लेकिन 16 के क्लोज 2 में क्या कहेगा, इसमें उद्भव और निवास 2 चीज़ ऐड हो जाएंगे के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद आर्टिकल, इसमें अपवाद है आर्टिकल 16 का क्लोज 3। आर्टिकल 16 का क्लोज 3 कहता है फ्रेंड, संसद विधि बनाकर निवास के स्थान पर भेदभाव कर सकता है। एक बात आपको जानने वाली है कि यह जो आर्टिकल 16 वाली है वो आपको नौकरी में आरक्षण देता है, और 15 में जो आरक्षण देता है और शिक्षा में आपको आरक्षण देता है। तो ये अपवाद जो है 16 का क्लोज 3 अपवाद जो है वो नौकरी को लेकर है। संसद विधि बनाकर निवास के स्थान पर भेदभाव कर सकता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में। उसके बाद कहता है 371 का क्लोज डी में आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए विशेष प्रावधान निवास के स्थान पर करता है। आर्टिकल 371 के क्लोज डी में आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए विशेष प्रावधान निवास के स्थान पर करता है, निवास के आधार पर करता है। आर्टिकल 16 का क्लोज 3 कहता है, क्लोज 4 कहता है, आर्टिकल 16 का क्लोज 4 कहता है राज्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व, इस बात को ध्यान रखना है, जिनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, जिनका प्रतिनिधित्व मतलब पर्याप्त नहीं है, ज़्यादा नहीं है, यानी बहुत ही सीमित मात्रा में है, उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसी में कहा गया आर्टिकल 340 के तहत राष्ट्रपति जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकता है, जो कि पिछड़ी जातियों का पहचान करता है। इसी प्रथम पिछड़ा वर्ग आर्टिकल 340 के तहत राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है, जो कि पिछड़ी जातियों का पहचान करता है। इसी आर्टिकल 340 के तहत प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम था काका कालेकर आयोग 1953। काका कालेकर आयोग का गठन 1953 में किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट पेश की 55 में, इसने अपनी रिपोर्ट पेश की 55 में, इसने अपनी रिपोर्ट 55 में पेश करती है। इन रिपोर्ट को स्वीकार नहीं, कोई संज्ञान इस रिपोर्ट पर नहीं दिया गया। ये रिपोर्ट तो पेश हुई बट इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद आता है 1979 का बीपी मंडल आयोग का गठन किया गया। 1979 में बीपी मंडल आयोग का गठन किया गया और इस मंडल ने क्या किया, 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और 3743 जातियों को इसने पिछड़ा कह दिया। बीपी मंडल आयोग में क्या कहा, इस समय सरकार चल रही थी मोरारजी देसाई की, और इस आयोग ने 1980 में रिपोर्ट सौंपती है और इस रिपोर्ट में 3743 जातियों को इसने पिछड़ा कहा। उसके बाद आपका 1990 में आपका बीपी सिंह की सरकार आती है। 1990 बीपी सिंह की सरकार आती है और इसने ओबीसी को 27% आरक्षण के प्रावधान किया। उसके बाद आता है इंदिरा साहनी का केस। इंदिरा साहनी का जो केस आया फ्रेंड, इसमें हीरालाल एच.एम. कानिया की 9 जजों की बेंच बनी थी। कोई भी विवाद हो, अगर सरकारी विवाद हो तो उसमें 5 जजों की, 5 जज से ऊपर का ही इसमें आपको बेंच बनती है। इसमें इंदिरा साहनी बाद 1992 का जो मामला है, इसमें कहा गया 9 जजों की बेंच बनी थी, जिसमें ओबीसी आरक्षण को इसने क्या किया, वैध कहा। इसने क्या कहा, ओबीसी आरक्षण को वैध कहा। लेकिन जनरल का जो आरक्षण 10% दिया जा रहा है वह एक अवैध है। इसने जनरल के 10% आरक्षण को अवैध कहा। प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा, प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा, क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा, 50% से अधिक आरक्षण नहीं मिलेगा। उसके बाद सरकार ने एक कदम उठाई। सरकार ने कही कि क्रीमी लेयर क्या है, क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन क्रीमी लेयर है कौन, कैसे पहचान करेंगे। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, रामनंदन समिति 1993 में गठन किया। एक समिति का गठन किया जिसका नाम था रामनंदन समिति, जो 1993 में बनी। सरकार ने क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए रामनंदन समिति का गठन किया 1993 में। इस समिति ने बताया क्रीमी लेयर कौन है, यानी क्रीमी लेयर का मतलब होता है मलाईदार परत। जैसे कि ग्रुप ए के जैसे भारत और राज्य सरकार के जितने भी अधिकारी, भारत सरकार के जितने अधिकारी हैं ग्रुप ए वाली, वो सब क्रीमी लेयर है। ग्रुप ए के राज्य सरकार के जितने भी अधिकारी हैं वो सब क्रीमी लेयर है। एक कोल, इसको आर्मी में कर्नल और उसके बड़े रैंक वाले जितने भी अधिकारी हैं सभी के सभी क्या है, क्रीमी लेयर है, और इनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा।
सरकार ने उसके बाद 76वें संविधान संशोधन 1994 के माध्यम से तमिलनाडु राज्यों को 69% आरक्षण को वैध कर दिया। इसने सरकार ने क्या किया, 76वें संविधान संशोधन 1994 के माध्यम से तमिलनाडु राज्यों को 69% के आरक्षण को वैध कर दिया। उसके बाद आता है 81वां संविधान संशोधन 2000। 81वां संविधान संशोधन 2000 में 16 के क्लोज 4 का सब क्लोज भी जोड़ा गया। इसके माध्यम से सरकार ने बैकलॉग में 50% की सीमा के उल्लंघन के बारे में प्रावधान किया। और बैकलॉग है क्या फ्रेंड? बैकलॉग में क्या कहते हैं, जैसे कि 100 सीटें हैं पहले से 100 सीटें जिसमें 30% आपका रिजर्वेशन में है, उसमें से 20 सीटें ही भरी और खाली 10 रह गए। तो यह जो सीट है जैसे जैसे आगे जाएंगे ये ऐड होते जाएगा। जैसे फिर अगले साल 100 सीट आती है, रिजर्वेशन 30% का, सीट भरी 15 खाली रह गया, तो इसमें ऐड हो जाएंगे। फिर अगले साल उसी तरह से 100 सीट मान लीजिए आता है, 30 सीट रिजर्व हुआ, रिजर्वेशन 30% का है, 20 सीट इसमें भरी और 10 सीट इसमें खाली रह गया। तो ये जितने भी हैं खाली रह जा रहे हैं सीट, सभी के सभी ऐड होते जाएंगे। और उसके बाद क्या होंगे, एक टाइम में आपको 50% से जब ऊपर होंगे मामला तो उसमें आपको ऐड कर दिए जाएंगे। इसलिए आपको यह 65% का बैकलॉग में आपको प्रावधान कर दिया गया, जो कि 50% की सीमा को उल्लंघन कर रहा है यहाँ। उसके बाद है यहाँ फ्रेंड कहता है वर्तमान पदोन्नति यानी आरक्षण में जो है प्रावधान जो किया गया है कि सिर्फ SC/ST को यहाँ मिलेगा। SC/ST को सिर्फ मिलेगा आपको आरक्षण। जैसे कि अभी वर्तमान में SC/ST को जो आरक्षण है प्रमोशन में, इस बात को ध्यान रखना, प्रमोशन में जो आरक्षण है वह 22.5% का है। OBC और EWS को आरक्षण नहीं मिलेगा। उसके बाद देवदासन का केस आता है। उसके बाद देवदासन बनाम भारत सरकारवाद 1964 का केस आता है। इसमें कैरी फॉरवर्ड नियम से संबंधित है। यह कैरी फॉरवर्ड नियम से संबंधित था। इसमें आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कहा। कैरी फॉरवर्ड नियम में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को अवैध कहा। देवदासन बनाम भारत सरकारवाद 1964 में कैरी फॉरवर्ड नियम से संबंधित है। देवदासन जो केस है कैरी फॉरवर्ड नियम से संबंधित है। इसमें आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कर दिया। आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अवैध कहा इसे चेक करो। आर्टिकल 15 का क्लोज 5 कहता है राज्य किन्हीं धार्मिक सांप्रदायिक संस्थानों के प्रबंधन के लिए किसी विशेष धर्म के व्यक्ति को वरीयता दे सकता है। तो किसी विशेष धर्म के व्यक्ति को वरीयता कैसे मिलेगी, जैसे कि आर्मी में कोई मंदिर है तो उसमें जो वैकेंसी निकलेगी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए निकलेगी। कोई ऐसे मस्जिद है जहाँ पे जो वैकेंसी निकलेगी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए निकलेगी। तो यहाँ पे आपको उल्लंघन करता है। और इसमें कहता है राज्य किन्हीं धार्मिक सांप्रदायिक संस्थानों के प्रबंधन के लिए किसी विशेष धर्म के व्यक्ति को वरीयता दे सकता है। जैसे मदरसा, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद कहता है आर्टिकल 16 का क्लोज 6 कहता है इसको 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से जोड़ा गया। यह 124वां विधेयक यानी बिल था, एक क्वेश्चन आ चुका है। इसके माध्यम से EWS को 10% का आरक्षण दिया गया। उसके बाद चलते हैं EWS किसे कहेंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं है वो EWS में आएंगे। 5 एकड़ से कम की भूमि है उसके पास और 1000 स्क्वायर फीट से कम का आवास है, उसे हम EWS बोलेंगे। वर्तमान में जो रिजर्वेशन का सिस्टम है OBC का 27%, SC का 15%, ST का 7.5%, EWS का 10%। आरक्षण इसमें और भी आरक्षण का प्रावधान में बताता है कि लोकसभा SC/ST को जो आरक्षण देता है 330 के तहत, आंग्ल भारतीय को आर्टिकल 331 के तहत, राज्य विधानमंडल को आर्टिकल 332 के तहत, आंग्ल भारतीय राज्य विधानमंडल को विधान को देता है 333 के तहत। इसमें कहा गया भारत के संविधान के आर्टिकल 334 में 70 वर्षों के लिए प्रावधान किया गया। 70 वर्षों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, परंतु सरकार ने इसे बार बार एक्सटेंड किया और 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से 25 जनवरी 2030 तक आरक्षण को बढ़ा दिया। 25 जनवरी 2030 तक आरक्षण को क्या किया, बढ़ा दिया। उसके बाद अब चलते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत है।
अपरिष्टता परिभाषित नहीं किया गया है। सुप्रीम क्या है, इस सुप्रीम कोर्ट ने अस्पृश्यता परिभाषित नहीं किया है। इसने जय सिंह का केस आता है, जय सिंह का केस में ऐतिहासिक बताया पाप है, यानी ऐतिहासिक मामला बताया कि यह जो है अस्पृश्यता जो है यह एक पाप है। भारत के संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया। जय सिंह के केस में इसका अर्थ बताया पाप, इसका ऐतिहासिक अर्थ बताया पाप, क्योंकि महात्मा गांधी जी जो थे अस्पृश्यता को एक पाप मानते थे। जैसे उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में लंबे समय तक अस्पृश्यता होती रही है, कभी जाति के आधार पर होती है, तो कभी धर्म के आधार पर होती है, तो कभी लिंग के आधार पर होती है। उसको अस्पृश्यता आप नहीं कर सकते, मना है, दंड का ऐसे प्रावधान है। इसमें दो प्रावधान, अस्पृश्यता मना है, दंड करने पर इसको करने पर दंड का प्रावधान है। दंड का प्रावधान आर्टिकल 35 के तहत राज करेगा। इसमें कुछ नियम है, जैसे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 वाली जो नाम चेंज कर होकर आई, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इसमें संशोधन भी किया गया था 2018 और 2019 में। मिनिमम सजा 2 वर्ष और मैक्सिमम 5 वर्ष तक की इसमें सजा हो सकती है। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। किसी भी राज्य किसी भी व्यक्ति को उपाधि प्रदान नहीं करेगा, राज्य किसी भी व्यक्ति को उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यह जो है सी राजगोपालाचारी ने संविधान सभा में यह सलाह दिए थे कि उपाधियों का अंत होना चाहिए। सेना और शिक्षा को छोड़कर किसी को भी उपाधि मिल सकती है, किसी को भी उपाधि नहीं मिलेगी। सेना और शिक्षा को छोड़कर किसी को उपाधि नहीं मिलेगी। उसके बाद चलते फ्रेंड, आगे चलते हैं। स्वतंत्रता से पहले जैसे राय बहादुर, वीर बहादुर, राजा, नाइट, लॉर्ड, सर, ये जो उपाधि होती थी इसे अब क्या किया गया, ख़त्म कर दिया गया, यह अब नहीं दी जाएगी। उसके बाद 18 के क्लोज 1 कहता है राज सेना या विद्या के सिवाय कोई भी उपाधि नहीं देगा, यानी सिर्फ सेना में आप दे सकते हैं और विद्या यानी शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दे सकते हैं, बट अन्य किसी भी मामले में आप उपाधि नहीं दे सकते। आर्टिकल 18 का क्लोज 2 कहता है भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक है, अगर विदेश से उसे कोई भी उपाधि मिलती है तो वह उसे स्वीकार नहीं करेगा। आर्टिकल 18 का क्लोज 3 कहता है कि विदेश में कोई विदेशी जो राज्य के अधीन लाभ के पद पर हो, यानी कोई विदेशी है जो राज्य के अधीन लाभ के पद पर कार्य कर रहा है, तो राष्ट्रपति के सहमति के बिना उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। उसके बाद आगे कहता है आर्टिकल 18 का क्लोज 4 कहता है कोई भी व्यक्ति चाहे वह भारतीय हो या विदेशी हो, राज्य के अधीन लाभ के पद धारण करता हो, राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करता हो, तो राष्ट्रपति के सहमति के बिना वह भेंट या उपलब्धि स्वीकार नहीं करेगा। इसी के बाद कहा गया कि उपाधि को अंत कर दिया गया और उसी समय शुरू किया गया पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार शुरू किया गया 1954 ईस्वी में, और इसमें पद्म पुरस्कार 3 बनाए गए। पहले तो इसका नाम फर्स्ट श्रेणी का था, सेकेंड श्रेणी था और थर्ड श्रेणी था, लेकिन इसको नाम को चेंज करके इसका नाम रख दिया गया पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। जो सबसे बड़ा नाम है विभूषण वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नंबर 1 का है। जो भूषण है वो नंबर 2 का है और जो श्री है वो नंबर 3 का है।